नमस्कार, स्वागत है आप सभी का होमवर्क डिस्कशन लेक्चर सेवंथ में क्या होमवर्क था भाई साहब। क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर G5 से केला शुरू हो रहा है। तो G5 वाला सवाल देखते हैं। G5 में वेज कंस्टेंट से बनता हुआ सवाल दिख रहा है अपने को। G5 में क्या है भाई साहब, एक वेज है जिसका इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है 37 डिग्री। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 37 डिग्री और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। बहुत बढ़िया भाई साहब। और ऊपर एक और वेज मतलब जो है इस तरह का आइटम है और इसके साइड में गाइडर्स लगे हुए हैं जिससे कि ये इधर उधर ना भाग पाए, नीचे आ सकते हैं। इसका नाम A है और इसका नाम B है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और आपसे बोला है कि जी भाई, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड AB अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू दैट ऑफ वेज। यानी ये रॉड है, इसका मास मान लेते हैं m है, तो हमारे इस वाले वेज का मास भी क्या है, m है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है, फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेस नेग्लिजिबल। अच्छा, और ये एंगल आपको 37 डिग्री, यानी ये भी सरफेस स्मूथ है और यहाँ पे भी सरफेस स्मूथ है। अच्छा, अब अपने को दोनों की एक्सेलरेशन पता करनी है। ये A है और ये B है, ये रॉड है और ये वेज है। तो एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक्सेलरेशन ऑफ B तो इस साइड होगी, मुझे मानने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये A वाला आइटम है वो नीचे की तरफ आएगा तो इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी A इधर की तरफ। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगर आप एबीडी बनाएंगे तो बीच में आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल जो है वो इधर ऐसे लग रहा होगा। यहां से अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है आपका 37 डिग्री। ओहो, ये 90 हो गया, ये आपका हो गया 53, ये 37 डिग्री। ये वाला एंगल क्या हो गया है 37 डिग्री, ये वाला 37। तो ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल क्या हो जाएगा 53 डिग्री। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप इसका एपीडी बनाएं, किसका, ये वाले आइटम का, वेज का एपीडी बनाएं, तो इसमें तो नॉर्मल लग रही है, ऐसे नॉर्मल लग रही है, नॉर्मल लग रही होगी। और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या हो रहा होगा 53 डिग्री का। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल आएगा जो इसको एक्सेलरेट कर रहा होगा। वर्टिकल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इसकी एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में होगी। और वो कौन ला रहा होगा, वो ला रहा होगा n cos 53 डिग्री, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है आप, एक्सेलरेशन ऑफ B हो जाएगा भाई साहब। cos 53 डिग्री की वैल्यू होगी आपके पास 3/5, यानी कि 3n डिवाइडेड बाई 5। 3n डिवाइडेड बाई 5 जो है वो आपके लिए होना चाहिए m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B। ये आपको मिल गया रिश्ता नंबर 1। कहां से, यहां से अपने F इक्वल टू ma लगा दिया। किसके लिए, वेज के लिए। कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आइए रॉड का एपीडी बनाते हैं। रॉड अगर आप ध्यान से देखें तो साइड में गाइडर्स लगे हुए हैं, इसलिए वो इधर उधर मूव नहीं कर सकती, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगी। तो इसकी एक्सेलरेशन अपन ने नीचे मान ली है। नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, कोई भी अंधा आदमी बोल देगा कि mg लग रहा होगा। और क्या लग रहा है, मैंने कहा ये नॉर्मल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। अब आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल जो है वो यहां से आपका एंगल हो गया 53 डिग्री, यानी कि ऐसे इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा। और हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या है 53 डिग्री है। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, उनका हॉरिजॉन्टल आएगा n cos 53 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट आएगा n sin 53 डिग्री। हमारा इंटरेस्ट उसी में है क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाली है। साइन यानी कि 4n डिवाइडेड बाई 5। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ली है, इसका ये एक्सेलरेशन आपने नीचे की तरफ ली है a। तो mg और इसमें बड़ा कौन होना चाहिए, mg बड़ा होना चाहिए, यानी कि mg माइनस आपके पास 4n डिवाइडेड बाई 5 दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास m है और एक्सेलरेशन अपने क्या मान ली है, a मान ली है। ये आपका हो गया रिश्ता नंबर 2। ये क्या हो गया है, रिश्ता नंबर 2। अच्छा, वेरिएबल अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B एंड नॉर्मल 3 वेरिएबल है। इक्वेशन अभी आपके पास आई है 2। तीसरी इक्वेशन कहां आएगी, तीसरी इक्वेशन अपने को कंस्ट्रेंट से आएगी। कौन सा कंस्ट्रेंट, मैंने कहा वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे भाई साहब, एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B में हम जानते हैं कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है उसके ऊपर हमने नॉर्मल डाल दिया और उसके अलाउंग दोनों की एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ A कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है
और एक्सेलरेशन ऑफ बी किधर है, मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है इस डायरेक्शन में है। इन दोनों के कंपोनेंट इस वाली कॉमन सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल डाला गया इसके अलोंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल है आपके लिए 37 डिग्री, ये वाला एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये वाला हो गया 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया आपका 37 डिग्री। क्या होना चाहिए, मैंने कहा ये होना चाहिए ए कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री यानी कि 4/5 मस्ट बी इक्वल टू ए बी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन 37 डिग्री। साइन ये वाला आपका कोस हो गया, ये वाला साइन हो जाएगा साइन 37 डिग्री यानी कि 3/5, तो यहां से 5 से 5 उड़ गया। 4 एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये आपका आ गया है रिश्ता नंबर 3। आपका टारगेट क्या है, मैंने कहा सवाल में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी बताएं, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी बताएं। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां से ये n/5 को उड़ा देता हूं। मेरे को क्या है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल सॉल्व करना है ना यार। यहां से अगर मैं n/5 की वैल्यू पता करूं डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, इसको उठा के कहां डालिए, यहां डाल दीजिए, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, mg -4 n/5 की वैल्यू आ जाएगी, n/5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 3, आपका ये हो गया है n/5 दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। m से ये m गायब हो गया है, ये हो जाएगा g -4 एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a, और एक्सेलरेशन ऑफ a को मैं लिख सकता हूं 3 एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 4, 3 एक्सेलरेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय 4 है, 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ गया है। अच्छा बहुत बढ़िया ऐसा, बहुत ही शानदार। ले लीजिए एलसीएम और टाइम पास कीजिएगा, तो आपका ये हो गया है बेसिकली g इज इक्वल टू 4 एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 4, तो एलसीएम आ गया आपका 12 और 12 एलसीएम आ गया, और ये आपका हो गया 16 प्लस 9 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b है। अच्छा ये 25 हो गया है, तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ b हमारे लिए क्या आ गई है, एक्सेलरेशन ऑफ b आ गई है, इसको उधर ले जाइए, तो 12g डिवाइडेड बाय 25, 12g डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आएगा एक्सेलरेशन ऑफ b। अच्छा हमको सवाल में एक्सेलरेशन ऑफ a भी पूछा गया है, मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ a जो है, एक्सेलरेशन ऑफ a इज बेसिकली 3/4 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b। एक्सेलरेशन ऑफ b क्या है आपके लिए, 12g डिवाइडेड बाय 25 है। अच्छा तो ये कट गया आपके लिए 3 बार, 3 इंटू 3 हो गया 9, तो ये 9g डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9g डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके लिए आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ b, और सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ a एंड एक्सेलरेशन ऑफ b ऑलरेडी आ गया है, कितना है 12g डिवाइडेड बाय 25। ठीक ठाक किस्म का सवाल है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। आपको क्या यूज करना था, यहाँ पे एक कांस्टेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ती, जो अगर आप सही से यूज करते तो आप इसके आंसर तक पहुंच पाते। G5 के बाद में नेक्स्ट सवाल है अपना एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। मिट जाओ भाई साहब, तुरंत मिट जाओ यार, मिट जाओ। बड़ा भाव खा रहे हो मीठने। चलिए भाई साहब नेक्स्ट अपना है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये वाला सवाल है, चलिए भाई साहब खेला कंटिन्यू करते हैं अपन। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोलने से पहले अपन सवाल का फोटो देख लेते हैं। फोटो कुछ इस तरह का है, हाँ यहाँ पे एक सरफेस है, मैंने कहा टिक 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 टिक, बहुत बढ़िया। उस पे एक वेज रखा है जिसका मास m है, जिसके ऊपर एक ब्लॉकवा रखा है जिसका मास स्मॉल m है,
और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया है, और यहाँ जानकारी के लिए बोला है कि एक्स इधर है, वाई इधर है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल देखते हैं। कंसीडर गिवन अरेंजमेंट में बहुत बढ़िया। अज्यूम द ऑल सरफेसेस टू बी स्मूथ, मतलब भाई साहब बोल रहे हैं कि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों कैसा है, स्मूथ है, एकदम चकाचक है, फ्रिक्शन का कोई नामो निजाम नहीं है। एंड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वेज, देन एक्सेलरेशन ऑफ मास m अलोंग द हॉरिजॉन्टल r2। बहुत आसान सा है। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रही है उसको ये कैपिटल M से लिख रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो कैपिटल M है, जो कैपिटल M है उसकी एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगी। हमने कहा भाई साहब ये फिक्स नहीं है, नीचे वाला आइटम फिक्स नहीं है, तो मूव करेगा। अगर ये मूव करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन तो इधर ही होगी भाई साहब। किधर होगी? इधर होगी लॉजिकली। हाँ, इसकी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। ये जो स्मॉल वाला है इसका नाम मान लो कि 1 बोल दूं, इसका नाम 2 बोल दूं, तो कंफर्म है कि इसकी एक्सेलरेशन a2 इधर होगी, और जो m1 वाला है उसकी एक्सेलरेशन कुछ ऐसी होगी। कैसी होगी? अगर आप ध्यान से देखें तो आगे भी जा रहा है और वो नीचे भी आ रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वाले पे अगर आप कैपिटल M पे देखें, कैपिटल M पे देखें जिसका एंगल आपका है थीटा, तो इस पे इधर की तरफ क्या लग रही होगी? नॉर्मल लग रही होगी। ये वाला एंगल है आपके लिए थीटा, तो n sin थीटा जो है इस पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स आ जाएगा। n sin थीटा इज इक्वल टू मास है इसका कैपिटल M इंटू a2, यानी ये जो है आपका एक्सेलरेशन इसकी लेफ्ट यानी कि माइनस x डायरेक्शन में आएगा लाला, और उसकी वैल्यू होगी n sin थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल M। हालांकि है ना, अपन ने इसको रिलीज करके ये a2 जो है वो याद करके भी बैठे हैं। अपन ने इसके बारे में खूब सारी बातें लेक्चर में की थी, तो हमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि ये कौन सी डायरेक्शन में होगा। मैंने कहा n sin थीटा बटा m होगी, और कौन सी डायरेक्शन में होगी? अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कौन से ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है आपको? ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में आप देखिए n sin थीटा डिवाइडेड बाई m अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद नेक्स्ट वाला सवाल है शायद हमारे पास 25, तो 10 को उड़ाते हैं, पढ़ते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25। मिटो लाला, मिटो जल्दी 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 मिटो, मिट जाओ। 25 क्या है भाई साहब? 25 देखते हैं, ध्यान से देखिए। 25 क्या है? ओहो, फोटो बना लेते हैं पहले। कार्यक्रम कुछ इस तरह का दिखा रखा है। टिक 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 टिक। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। इनका बहुत बढ़िया भाई साहब। ओहो, द सिस्टम इज एज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ए, दो स्फीयर रखे हुए हैं। एक गोला जो है यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक गोला रखा हुआ है, दूसरा गोला जो है बी वो यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। इनका नाम ए है, इनका नाम बी है। बहुत ही शानदार। हो। और यहाँ इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है, इसका सेंटर मान लीजिए कि कहाँ पे? इसके सेंटर पे ही होगा। और कहाँ है? यहाँ पे होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो है, ये वाली दूरी अपने को कितनी दी हुई है सवाल में? 17 मीटर दी हुई है। यानी यहां से लेके यहां तक की ये दूरी है आपको 17 मीटर दी हुई है। सिमिलरली यहां से लेके इसके सेंटर तक की ये वाली दूरी आपको दी हुई है 19 मीटर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। हो। और आपको इंफॉर्मेशन दी है कि जो ए वाले भाई साहब हैं इनकी रफ्तार इधर की तरफ है 9 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 9 मीटर पर सेकेंड। आपको जब ये नीचे आएगा तो ये उधर की तरफ कट लेगा, यानी ये आपका हो गया है स्पीड ऑफ बी। आपको ये जो बी वाली रफ्तार है इसको पता करने का पूछा गया है, यानी कि स्पीड ऑफ स्फीयर भी आपसे सवाल में पूछा गया है। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बी एंड एक आपको दिया हुआ है, तो बहुत कोई टफ सवाल नहीं। अब आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि यार लगना क्या चाहिए। मैंने कहा यार दो सरफेस है जो आपस में टकरा रही है, तो कंस्ट्रेंट लगेगा और तो क्या ही लगेगा। लेकिन उसको सॉल्व करने की, उस तक पहुंचने के लिए कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत होगी। वो कैसे? अगर आप ध्यान से देखें, माना कि इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर क्या है? C2 है। इन दोनों को जोड़ दें तो एक रेखा बन गई अपने पास। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक लाइन ऐसे खींच रहा हूं, टिक 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 टिक, और एक लाइन यहां खींच रहा हूं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है इसका C2 का रेडियस क्या आपने को दिया? मैंने कहा नहीं, B2 का जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ RB इज इक्वल टू 5 मीटर। क्या दिया हुआ लाला?
5 मीटर। तो ये वाली दूरी क्या हुई है 5 मीटर, ये वाली दूरी क्या हुई 5 मीटर, ये पूरा कितना था 17 मीटर। तो ये वाला कार्यक्रम की कितना बचा है, कोई भी बोल देगा कि 17 - 5 यानी कि 12 मीटर बचा है। और ये वाली दूरी मैंने कहा माना कि इस का रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है r है। अगर इसका रेडियस r है तो ये वाली दूरी तो r हो गई, और यहां तक की पूरी दूरी थी हमारे लिए 19, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 19 - r। मैंने कहा अच्छा, ओहो ये आपको सवाल में दिया हुआ 90 डिग्री है, और ये है रेडियस r, और ये वाला क्या है 5 है। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में की अगर अपन बात करें तो ये है एंगल आपके लिए 90 डिग्री, और ये वाली साइड है आपके पास 19 - r, और ये वाली जो साइड है आपके लिए वो हो गई है 12 मीटर, और ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है वो हो जाएगी r+5। और हमारा धर्म अभी है कैपिटल R को पता करना। कोई भी अंदर आदमी बोलेगा भाई साहब कि 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 19 - r का स्क्वायर कर दीजिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू r+5 का स्क्वायर। r+5 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, मतलब r+5 हाइपोटेन्यूस उसका स्क्वायर कर लीजिए, 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 19 - r का स्क्वायर कर लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ रही है 10 मीटर। क्या आ रही है 10 मीटर। अगर आप 10 रखेंगे तो ये 12 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब जो है आपके लिए r+5 यानी कि 15 का स्क्वायर है। तो r+5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 19 - r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आपके पास r आ रहा है 10 मीटर। क्या आ रहा है 10 मीटर आ रहा है। अच्छा भाई, अगर हमें एक बार पता लग जाए कि r की वैल्यू है 10 मीटर, मैंने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा अब देखिए जरा ध्यान से, इसकी रफ्तार आपको 9 दी हुई है इधर, और इसकी रफ्तार मैंने v मान ली। क्या 9 का ये वाला कंपोनेंट, क्या 9 का मान लीजिए ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है अल्फा, और ये वाला एंगल है बीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा लल्ला, ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा। वीबी का ये वाला कंपोनेंट और 9 का ये वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैंने कहा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन के अलोंग दोनों की रफ्तार क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आपका कॉन्टेक्ट हो गया इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए 9 कोस अल्फा, 9 कोस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू वीबी कोस बीटा है 9 कोस अल्फा। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपके लिए अल्फा हो गया है, ये वाला एंगल आपके लिए बीटा हो गया है। कोस अल्फा अगर निकालना होगा तो कोई भी बोल देगा कि r, अच्छा, और r की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, यानी कि 10 + 5 ये हो गया है आपके लिए 15, और ये हो गया है 90 - 10 यानी कि हो गया है 9। अच्छा, कोस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज इक्वल टू वीबी इंटू कोस बीटा, वीबी इंटू कोस बीटा के लिए वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 15 इनका। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, 15 ने 15 की बत्तियां गुल की, 9 ने 9 की बत्तियां गुल की। बीबी की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड। कौन से ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो एक ठीक ठाक किस्म का सवाल है, आगे बढ़ते हैं जी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, 25 देन है आपके पास 33, क्वेश्चन नंबर 33। आइए बढ़ते हैं भाई साहब 33 पे, पहले इसको उड़ा देते हैं, उम्मीद है कि आपके भेजे में उतरा होगा। चलिए भाई साहब बोर्ड हो गया चकाचक। वारा से आगे वाले सवाल को पढ़ती ही, वो है आपका सवाल नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पे देखते हैं क्या है 33 क्या बोल रहा है भाई साहब। 33 में फोटो बना लेते हैं। फोटो में ऐसा है कि एक वेज रखा है यहाँ पे सरफेस पे, इसका नाम है C और इसके ऊपर रखा हुआ है B। बहुत भाई साहब बहुत बढ़िया, ये है B और इनके ऊपर रखे गए हैं A। अच्छा बहुत बढ़िया। और सवाल देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है और ऊपर को y बोला है, हॉरिजॉन्टल को x बोला है, ये वाली डायरेक्शन को। बहुत बढ़िया भाई साहब। ओहो, इन द फिगर जोन ऑल द सरफेस आर स्मूथ, सारी सरफेस स्मूथ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है। जोरदार काम है भाई साहब, बहुत ही शानदार।
अब बोल रहा है ए बी सी, ऑल द ब्लॉक्स ए बी सी आर मूवेबल, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस इज वर्टिकल। बहुत बढ़िया। जस्ट आफ्टर सिस्टम इज रिलीज, यानी ये जो कार्यक्रम जैसा है उसको वहां से रिलीज कर दिया गया है। आपसे बोला है कि जैसे ही इसको रिलीज किया जाए, यानी जस्ट उसके बाद का खेला कैसे घटित होगा, ये हमें पता करना है। पहला बोल रहा है, अच्छा अपन देख लेते हैं कि होगा क्या। अगर आप ध्यान से देखें, मान लिया मैंने कि इसका मास इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। अगर आप ए वाले की एफबीडी बना के देखें, ए वाले की एफबीडी बना के देखें, तो m1 पे नीचे लग रहा होगा m1g और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल 1। मैं इन दोनों सरफेस के बीच में, ए और बी के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है उसको n1 बोल रहा हूं। अब इस हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं होगा क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हमको तो लगता है कि इसकी एक्सेलरेशन को मैं a1 बोल दूं, दैट विल बी इक्वल टू m1g माइनस n1 डिवाइडेड बाई m1। ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। और अगर आप बी वाले की बात करें, यानी कि सेकंड वाले की बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो n1 इस पे ऊपर लग रहा था, इस पे लग रहा होगा नीचे। इसमें क्या लग रहा होगा? नीचे। इधर से इस पे एक और नॉर्मल लग रहा होगा जो कि इन दोनों के बीच में, मैं उसको n2 बोल दे रहा हूं। और मैंने कहा और फ्रिक्शन कहीं है नहीं। और इस पे क्या लग रहा होगा? नीचे की तरफ लग रहा होगा इसका मास m2g। अच्छा, ओहो, तो क्या इस पे एक वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन आएगी? मैंने कहा हाँ, क्या आएगी? मैंने कहा वर्टिकल में अगर आप ध्यान से देखें तो n2 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसा आएगा और एक हॉरिजॉन्टल वाला ऐसा आएगा। तो m2g माइनस m1, m2g प्लस n1 माइनस n2 का ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन जो है मैं इधर की तरफ वाले को बोल रहा हूं a2y, और हॉरिजॉन्टल में n2 का ये वाला कंपोनेंट आएगा, जिसकी वजह से जो भी आपका कंपोनेंट आ गया डिवाइडेड बाय आप मास करेंगे m2, तो एक एक्सेलरेशन मिल जाएगी। इसको मैं a2x बोल दे रहा हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो इसकी एक्सेलरेशन x में भी रहेगी और y में भी रहेगी। उन दोनों का रिजल्टेंट जिधर आएगा, अच्छा वो जो रिजल्टेंट है वो इंक्लाइन के अलॉन्ग आएगा क्या? मैंने कहा नहीं, वो तब आता जब ये रुका हुआ होता, ये खुद ही चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है और सरफेस है स्मूथ। तो अगर आप सी वाले को देखें, सी वाले पे अगर आप ध्यान से देखें, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इस पे लग रहा होगा एक नॉर्मल। इस पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। वो कौन सा वाला होगा? मैंने कहा n2 के बराबर मैग्नीट्यूड वाला इस एंगल थीटा पे। अच्छा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। मैंने कहा हाँ, क्या आएगा? मैंने कहा आएगा n2 sin थीटा, और इसका मास जो है, इसका मास है m3। इसका मास क्या है? m3 है। तो जो n2 sin थीटा वाला है वो m3 into a3 हो जाएगा, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन a3 जो है वो इधर की तरफ होगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत सारा। हालांकि हमें सिर्फ कुछ बातों पे कमेंट करना है, एग्जैक्ट कितनी होगी वो निकालनी है नहीं इस वाले सवाल में। अच्छा, अब अपन आते हैं सवाल की भाषा के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखें, भाषा पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे भी एक कंस्ट्रेंट लगेगा और यहाँ पे भी एक कंस्ट्रेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले मैं यहाँ के कंस्ट्रेंट की बात करता हूं। अगर मैं यहाँ के कंस्ट्रेंट की बात करूं तो a एंड b के बीच में साथ बरकरार रहेगा। अगर ऐसा है तो यहाँ जो कॉमन सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ क्या है? वो a1 है, और नीचे वाले का एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ है आपके लिए a1 a2y, और इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ a2x है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि a1 मस्ट बी इक्वल टू a2y, a1 मस्ट बी इक्वल टू a2y, तभी जो है वो साथ साथ में चल रहे होंगे। आइए ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन नेगेटिव y डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ a फ्रॉम ग्राउंड इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन। मैंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है। हॉरिजॉन्टल में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। mg और नॉर्मल में नॉर्मल छोटा होगा, mg बड़ा होगा तो m1g माइनस n1 डिवाइडेड होगा। ये y है तो नेगेटिव y में, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य लिखा हुआ। आइए ऑप्शन बी की सत्यता की जांच करते हैं। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू b इज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ a जो है वो है इधर की तरफ a1,
और एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो इधर भी है और इधर भी है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट a2y जो है वो a1 के बराबर ही होगा और ये a2x हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू b, यानी कि b की एक्सेलरेशन को उल्टा करके a को दे दो, यानी a1 ऊपर मिल गया, a2x इधर मिल गया, a1 ने a1 की बत्तियां गुल कर दी। आपके पास रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू b है, वो आपके पास a2x आ गया है ये वाली पॉजिटिव x डायरेक्शन में। द एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू b इन पॉजिटिव x डायरेक्शन में का विचार बिल्कुल सत्य है। आप b को टिक करके आगे बढ़े, b को आगे बढ़ के आगे आइए c की टेस्टिंग करते हैं। c क्या बोल रहा है? द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन x डायरेक्शन। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन। मैंने कहा हाँ, फोर्स लग रहा है ना भाई, ये जो है N2 का ये वाला कंपोनेंट है उसको और कौन बैलेंस करेगा? कोई बैलेंस नहीं करेगा, तो वो लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा। बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में। मैंने कहा विचार बिल्कुल सत्य है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन। सत्य बात है, सी ऑप्शन भी सही है भाई साहब। आइए बढ़ते हैं डी पे। डी क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू ग्राउंड, द एक्सेलरेशन ऑफ b कहां है भाई साहब? b relative to ground directed along the inclined surface of C is greater than g sin theta। अब आप ध्यान से देखें ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि C के रिस्पेक्ट में the acceleration of B relative to ground directed along the inclined surface of C is greater than g sin theta। अब आप ध्यान से देखें कि भाई ये वाला फिक्स होता, ये भी नहीं होता, तो ये इधर की तरफ आ रहा होता कैसे? जी साइन थीटा से। कैसे आ रहा होता? जी साइन थीटा से। अब आप ध्यान से देखें, हालांकि आप लॉजिकली वैसे ही इसमें कुछ जो ज्यादा जरूरत नहीं है, इसने बोला कि बड़ा होगा जी साइन थीटा से, तो आपको कोई एतराज नहीं है, तो आप तुरंत बोल देंगे भाई साहब कि जी साइन थीटा से बड़ा होगा, ये बात सत्य है, तो आप ऑप्शन डी टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आपको बोल रहा है कि भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो M3 पे आप चीटा बन के बैठ जाएं। आप क्या करें? M3 पे चीटा बन के बैठ जाएं। ये दोनों आइटम को अगर मैं सिस्टम ले लूं, ये दोनों आइटम को मैंने सिस्टम ले लिया और मास m है, इनका क्या है? मास m है। ये जो सिस्टम है पूरा जो है इसके रिस्पेक्ट में, चीटा के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा होगा। चीटा के रिस्पेक्ट में कैसे जा रहा होगा? मैंने कहा ऐसे जा रहा होगा। अच्छा, और अगर आप इन दोनों को सिस्टम ले लें, मान लो कि मैंने ऐसा सिस्टम ले लिया है, ऐसे इनका मास क्या हो गया? मैंने कहा कैपिटल M हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, कैपिटल mg, एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, इस वाला क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, और ये आ गया आपका पास mg sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। और मैं बातें कर रहा हूं चीटा के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ये वाले चीटा के रेस्पेक्ट में। और वो कैसा फ्रेम है? वो एक नॉन नेचुरल फ्रेम है। अगर मैं यहां से न्यूटन साहब का लॉ लगा रहा हूं तो एक सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ऐसा लगे मेरे रेस्पेक्ट में इस पे एक फोर्स लेना पड़ेगा। वो वाला फोर्स आपके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? उधर की तरफ a3 थी, तो आपके लिए जो है ये आपके लिए a3 इस साइड आ गया है कि नहीं यार? अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप M इंटू a3 जो है फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो वो जो है इससे बैलेंस हो जाएगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर का फोर्स जो होगा वो mg sin थीटा प्लस समथिंग आ रहा है ना भाई साहब, प्लस समथिंग आ रहा है, तो वो एक्सेलरेशन इधर की तरफ g sin थीटा से बड़ी आएगी। वैसे अगर आप लॉजिकली देखें इसमें तो आपके लिए हो क्या रहा है? यहां से ऊपर की से एक फोर्स लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा कि नहीं? तो वो इसको दबाने की इधर की तरफ कोशिश करेगा, तो लॉजिकली जो है वो जी साइन थीटा से तो बड़ा ही आएगा। तो ऑप्शन डी में आपको कोई एतराज नहीं होगा, तो डी भी सही है। हमको वक्त की बहुत थोड़ी सी कमी है, तो तुरंत आगे बढ़ लेते हैं। दादा पीएचडी जो है इस पे आपको समझ में आ गया है, तो बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। सूडो फूडो क्या लगा रहे हैं वो, हालांकि इस वाले लेक्चर तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट वाले पे तो आप आराम से पढ़ ही जाएंगे, मतलब। चलिए ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। बोल दिया, तुरंत साफ हो जाओ आप।
चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 के बाद में अपने को पढ़ना होगा एक्सरसाइज क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, यहाँ से इसको देखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3 का क्या है सवाल? ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय ए रोप ऑफ मास m। अच्छा, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है? जिसका मास है कैपिटल M, और इसको एक धागा से, इसको एक रस्सिया से इधर खींचा जा रहा है, और उसका मास क्या है भाई साहब रोप का? वो है स्मॉल m, उसका मास है। इफ ए फोर्स P इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है P, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, फ्री एंड। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक इज, बोल रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है। मैंने कहा ये पूरा जो सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे तो स्मूथ ही होगा, अभी तो चैप्टर ही एनएलएम पढ़ रहे हैं, तो सरफेस स्मूथ है, पुल्ड हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को अगर मैं सिस्टम ले लूं तो मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स तो P हुआ, इस पूरे की एक्सेलरेशन होगी इधर की तरफ A, एक्सेलरेशन हो जाएगी खींचने वाला फोर्स P डिवाइडेड बाय टोटल मास आपका हो गया है M प्लस M। अब अगर आप ध्यान से देखें, मास वाली और आती थी तो मास्टर आपको बोलता था कि वहां से तोड़ दो और यहाँ पे धागा मान लो बीच में, तो हमें यहाँ पे धागे के अंदर क्या टेंशन होगी यही पता करना है ना यार। ओहो, कैपिटल M का एफबीडी बना दो, कैपिटल M का एफबीडी बना दो। इधर क्या लग रहा होगा? इस पे टेंशन लग रहा होगा, वही वाला टेंशन इसको इतनी एक्सेलरेशन दे रहा होगा। ओहो, T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है P डिवाइडेड बाई M प्लस M। T इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई M प्लस M। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन 4 में। तो एक बहुत ही सस्ता किस्म का सवाल था, ये पूछा गया था आपसे AIEEE 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 के बाद में कौन सा सवाल है भाई साहब? 4 पे, 2 के बाद में सवाल नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है 4 भाई साहब? देखिए जरा ध्यान से। अच्छा, 4 में आपको कुछ फोटो बनाया हुआ है, पहले फोटो बना लेते हैं। पुली वुली बनाया गया है, बहुत बढ़िया भाई साहब। इधर की तरफ आपके पास जो है मास है वो है मास M1, मास है M1। इधर की तरफ आपके लिए पास मास है, ये है मास M2, क्या है? M2 है, बहुत बढ़िया भाई साहब। 2 मासेज, M1 है 5 kg का, और M2 है 4.8 kg, यानी M2 आपका है 4.8 kg, क्या है? 4.8 kg tied to a string by hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses when the system is free to move? अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। G को क्या लेना है? G को 9.8 लेना है। चलिए ले लेते हैं। इस पे क्या लग रहा होगा? इस पे लग रहा होगा M2G। इस पे क्या लग रहा होगा? मैंने कहा M1G लग रहा होगा, खींचने वाला M1G, रोकने वाला M2G। अरे ज्यादा होगा ना यार, तो आपके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन हो जाएगी M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बहुत ही चंपक किस्म का सवाल। M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 है। M1 आपके पास कितना है? वो है आपके लिए 5 kg माइनस 4.8 इंटू G की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाई दोनों का सम कर दीजिए। 9, 5 और 4 9 हो गए 9.8। ओहो, 9.8 से 9.8 निपट गया है, बचा है 0.2। बचा क्या है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ गई है। पूछा गया है आपसे व्हाट इज द एक्सेलरेशन, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिखाई देगी। घोड़े की रफ्तार से इसको टिक कर और आगे बढ़ जा भाई साहब, है कि नहीं यार? बहुत ही लल्लू पल्लू सवाल था। सवाल नंबर 4 के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मिट जा तुरंत मिट जा भाई साहब, तुरंत मिट जाओ। सवाल नंबर 4 के बाद 6वां सवाल है। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स बाय हैंड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एक बॉल है जिसका मास क्या है? 0.2 kg है। 0.2 kg की एक बॉल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। ये थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स बाय हैंड है। इफ द हैंड मूव 0.2 मीटर। अच्छा, इस पे एक फोर्स लगाया गया है F। if the hand moves 0.2 meter while applying the force and ball goes up to 2 meter height further है। अच्छा, एक बॉल थी जो यहाँ पे रुकी हुई थी, उस पे ये फोर्स लगाया हाथ से ऐसे, है ना? 0.2 vertically upward by constant force, hand moves 0.2 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर तक ये फोर्स लगता रहा है।
ओ बहुत बढ़िया भाई साहब। एंड मूव 0.2 मीटर, दे अप्लाइंग द फोर्स दैट द बॉल गोज अप टू 2 मीटर हाइट, फर्दर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अच्छा, और इसके बाद में बॉल जो है ऊपर फिर जा रही है, कितना, 2 मीटर तक जा रही है। कहां तक जा रही है? 2 मीटर तक जा रही है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। कंसीडर दी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, यहां से लेके यहां तक आपकी बॉल, मतलब हमने बॉल के ऊपर एक फोर्स एफ लगाया, कितनी दूरी तक? 0.2। यहाँ पे रफ्तार क्या थी? 0। मान लो कि यहाँ आते आते u हो गई है, फिर यहाँ क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन को क्या लेना है अपने को? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माना कि ये फोर्स F है, तो ऊपर की तरफ यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा फोर्स F, और नीचे की तरफ लग रहा होगा 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 न्यूटन। एक्सेलरेशन हो जाएगी इसके पास F माइनस 2 डिवाइडेड बाई इसका मास है 0.2। इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा, है कि नहीं यार? अच्छा, अगर इतना एक्सेलरेशन होगा तो आपके लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आप लगा सकते हैं, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो आपका v जो है वो फाइनल स्पीड है, वो u स्क्वायर बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 0 है कि ये v हो गया आपके लिए, और u 0 है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है F माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.2। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया है 0.2। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ओ हो। और अगर ये स्पीड u है तो ये फर्दर 2 मीटर ऊपर गया है, तो मान लीजिए कि u रफ्तार से किसी आइटम को यहाँ पे फेंक दिया। अब तो भाई g लगेगा ना सिर्फ, तो ये हाइट जो 2 मीटर है, यानी कि आपको u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये तो आप जानते हैं ना यार, मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो u से अगर आप फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा u स्क्वायर बाई 2g, और ये आपको दिया 2 मीटर। और u स्क्वायर की वैल्यू क्या है? u स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके लिए ट्वाइस ऑफ f माइनस 2, ट्वाइस ऑफ f माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2g, दैट इज इक्वल टू 2 ने 2 की बत्तियां गुल कर दी, f माइनस 2 इज इक्वल टू 2g यानी कि 20। सॉल्व करके f की वैल्यू आ रही है 22 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। ये जो भी AIEEE में कभी पूछा गया है, AIEEE 2006 में ये सवाल पूछा गया है। ये था सवाल नंबर 6 के बाद में अपने को बढ़ना है 7 पे। 6 के बाद में 7 पे बढ़ते हैं भाई साहब। 6 हो गया ये, टिक 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 टिक। 6 के बाद में बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। 7 क्या है भाई साहब? 7 देखिए जरा। 7, a block of mass m is connected by another block of mass capital M। मैंने कहा एक छोटा सा मास है स्मॉल m, जिसको कनेक्ट किया है धागे से, किससे? एक कैपिटल M से। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। स्प्रिंग इज मासलेस, ब्लॉक आर केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मैंने कहा बहुत शानदार काम किए हो। Initially the block are at rest, a constant force of F start acting on the block of mass m to pull it। मैंने कहा बहुत बढ़िया काम किए हो। Find the force on the block of mass m, यानी कि यहाँ का फोर्स पता करना। मैंने कहा ये पूरा कार्यक्रम इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे को अगर आप सिस्टम लेंगे तो F ही हो जाएगा, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी F डिवाइडेड बाई टोटल मास, जो कि हो जाएगा कैपिटल प्लस स्मॉल। अच्छा, तो इसकी एक्सेलरेशन भी यही होगी। मैंने कहा हाँ, कौन दे रहा होगा? मैंने कहा यहाँ की टेंशन दे रही होगी, वही तुमसे पूछा गया है। अच्छा, नेट फोर्स हो गया टेंशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी F डिवाइडेड बाई m प्लस m। देख ले भाई साहब, देख ले यार, स्मॉल m F डिवाइडेड बाई m प्लस m है। ये आपको ऑप्शन 3 में दिखाई देगा। 3 को आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो ये 7 वाला लल्लू पल्लू किस्म का सवाल है। आगे बढ़ते हैं 8th वाले सवाल पे। टिक 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 टिक, मिट जाओ तुरंत मिट जाओ भाई साहब। 8th सवाल देखिए जरा। 8th में क्या है? 8th में 2 फोटो दिए हुए हैं। तुरंत पहले फोटो बना लेते हैं आपके लिए। यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल है आपके लिए 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ पे रखा हुआ है एक ब्लॉक A। अच्छा, और दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन है उसके लिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है आपके लिए 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री है। और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक B है यहाँ पे। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो हो, ये फिक्स है ना भाई साहब? 2 फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, यानी ये फिक्स है, मूव नहीं कर रहे हैं, यानी ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स्ड है। फिक्स नहीं होंगे तो ये इधर कार्यक्रम जाएगा, मतलब सवाल
टफ होगा थोड़ा सा, लेकिन हमारा सवाल आसान है, यानी कि ये फिक्स है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। वो पूछा क्या है फिर, व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी आपको एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपसे पूछा गया है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, ए की एक्सेलरेशन होगी क्या, मैंने कहा इधर की तरफ होगी यार, जी साइन थीटा, क्या होगी, जी साइन 60 डिग्री, जी साइन 60 डिग्री। जी की वैल्यू क्या लेना है, बोला है क्या, कुछ नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, 9.3 लेते हैं। जी साइन 60 डिग्री यानी कि जी रूट 3/2 इस डायरेक्शन में होगी। और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, मैंने कहा इसकी एक्सेलरेशन होगी आपके लिए जी साइन 30 डिग्री, जी साइन 30 डिग्री यानी कि g/2 है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, आपको क्या बोला है, मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी पे आप जीटा बन के बैठ जाएंगे, तो आप अपनी एक्सेलरेशन जो कि है, जो कि इस डायरेक्शन में है, कौन से वाले पे है, यहां से 30 डिग्री के एंगल पे है। अच्छा, ये उल्टा करके किसको दे देंगे आप, ये उल्टा करके इसको दे देंगे, किसको, इसको। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, या तो आप कंपोनेंट ले लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, या फिर सीधा कर लो कि ये इसको उल्टा करके किसको दे देंगे, ए वाले को दे देंगे। ए वाले को देंगे तो ए वाले को क्या मिलेगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी, मैंने कहा इधर की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगी आपको g/2। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ओ हो। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो आपके लिए जो ये वाला एंगल है 30, तो ये वाला एंगल क्या हो गया है 30 डिग्री। अच्छा, और ये वाला एंगल है अगर 60, तो ये वाला एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से हो गया है 60 डिग्री। थोड़ा साफ साफ बना देते हैं, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वाला हो गया वर्टिकल। तो इनको एक एक्सेलरेशन मिली है इधर की तरफ, जो कि है एंगल 30 डिग्री पे, उसकी वैल्यू है g/2, और इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ऐसे। और ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है आपके लिए 60 डिग्री, और वैल्यू क्या है, मैंने कहा वैल्यू है g√3/2। आइए कंपोनेंट ले लेते हैं, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा g/2 इंटू कोस 30 डिग्री, क्या आ जाएगा, कोस 30 डिग्री। मैंने कहा कितना होता है कोस 30 डिग्री, मैंने कहा √3/2। ओ और वर्टिकल वाला कंपोनेंट, मैंने कहा वर्टिकल वाला कंपोनेंट आएगा g/2 साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2। मैंने कहा ये तो भाई साहब निपट गया है। इसके कंपोनेंट करते हैं, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा g√3/2 कोस 30 यानी कि वैल्यू 1/2। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा आपका g√3/2 साइन 30 यानी कि साइन 30 आपके लिए हो जाएगा √3/2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो g/2 ये तो कैंसिल आउट हो गया है, बचा कार्यक्रम वर्टिकल में ही है। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ g/4 है, नीचे की तरफ क्या है लल्ला, नीचे की तरफ √3 आपका हो गया 3 यानी कि 3g/4 है, 3g/4 है। हमको तो लगता है भाई कि कार्यक्रम नेट आ गया है 3g/4 यानी कि 2g/4 डाउनवर्ड, और ये काट दीजिए 2 से, यानी नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आई है g/2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि होगी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। g/2, जी की वैल्यू है आपके लिए 9.8 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन। और हम तो ये भी बोल रहे हैं कि वर्टिकल में भी कौन सी डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। 8th के बाद अपन आगे बढ़ते हैं 9th वाले पे, सेकंड लास्ट 9th। मिट जा भाई, जल्दी जल्दी मिट जा। नाइन्थ देखिए भाई साहब, हाँ 9th क्या है 9th वाला सवाल। एक स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के कट इनटू 2 पार्ट्स है। एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है। लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी का जो ये रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 2:3 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, ये बातें हमने की थी। हमने जब स्प्रिंग पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था K1L1 = K2L2। हमने बोला था K into L = कांस्टेंट आता है। मैंने ये बताया था कि आपको इसका प्रूफ कहां दिया जाएगा, इलास्टिसिटी नाम के चैप्टर में। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। हो के अच्छा बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, देन द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ए इज गिवन बाय, स्प्रिंग ए की आपको जो स्टिफनेस क्या होगी, लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी जो है
वो आपको 2�3 दी हुई है। वो क्या दी हुई है? 2�3। कल को मान लो कि इसकी लेंथ l थी, है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। अगर आपको बोले लेंथ ऑफ ए बताएं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भाई साहब 2 बाई लेंथ ऑफ ए अगर आपको चाहिए तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 हो गया 5 इंटू आपका एल होना चाहिए। लेंथ ऑफ बी क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ बी हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एल। अभी तो आप रेशियो लेंगे तो 2�3 आ जाएगा ना जी। तो लेंथ ऑफ ए आपके लिए हो गई है 2 बाई 5 इंटू ए। मैंने बोल दिया किसका के हो गया है, इसका के बी हो गया। किसका चाहिए के आपको? मैंने कहा के चाहिए मुझे, ए का चाहिए। ओहो, तो के इंटू एल जो था वो के ए इंटू एल ए हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू के बी इंटू एल बी होगा। मैंने कहा के इंटू एल इज इक्वल टू के मुझे पता करना है। एल ए की वैल्यू क्या है? वो है 2l डिवाइडेड बाई 5। एल ने एल की बत्तियां गुल की। मेरे लिए जो के है, के की वैल्यू क्या आ गई है? 5k डिवाइडेड बाई 2। 5k डिवाइडेड बाई 2 कौन से ऑप्शन में है भाई साहब? 5k डिवाइडेड बाई 2 आपको AIEEE 2011 का सवाल है, ऑप्शन 4 में दिखाई देगा। इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये बातें हमने की थी k इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब? जब हमने NLM में स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, तो वहां मैंने आपको जरूर बताया था। पढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल सवाल जो कि है हमारा सवाल नंबर 10। तुरंत। चलिए भाई साहब, सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है आपको? सवाल नंबर 1, पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट, यानी t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल्स आप रेस्ट में थे जिसका मास m था, रफ्तार क्या थी? 0 थी। सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, यानी कि इस आइटम पे एक फोर्स लगा है और वो जो फोर्स है वो आपको दिया हुआ है F0, फोर्स इज फंक्शन ऑफ t है, F0 इंटू e की पावर माइनस ऑफ bt है। F0 इंटू e की पावर माइनस bt इन द x डायरेक्शन, देन स्पीड इज डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। AIEEE 2012 आपको पूछा है कि इसका स्पीड जो है मतलब वेरी करेगा तो जो है पाथ कैसा होगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन हो जाएगी आपके पास f बटा m, यानी आपके पास आ जाएगा F0 डिवाइडेड बाई m इंटू e की पावर माइनस bt, और इसको मैं लिख सकता हूं dv डिवाइडेड बाई dt बगैर कोई लास्ट शर्म किए F0 बटा m इंटू e की पावर माइनस bt। dv बाई dt यहां से dv आ जाएगा मेरे लिए F0 डिवाइडेड बाई m e की पावर माइनस bt dt। ओहो, दोनों साइड सांप लगा दीजिए, यानी इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पे रफ्तार 0 है, हमें सवाल में दिया हुआ है। मान लीजिए t इज इक्वल टू t टाइम पे रफ्तार v होगी, dv का इंटीग्रेशन v हुआ, अपर लिमिट डाली v माइनस 0 इज v। ओहो, ये आगे आपके पास F0 बटा m है, और ये आगे e की पावर माइनस bt डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है इसका? माइनस b है। लिमिट कहां से कहां तक? मैंने कहा 0 से लेके t तक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है आपका माइनस ऑफ F0 mb, और अपर लिमिट आप डालिएगा तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस bt। आएगा कि नहीं आएगा? और है ना, और लोअर लिमिट डालिएगा तो क्या होगा? e की पावर 0 हो जाएगा, यानी माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, तो इसी आइटम को क्या हम F0 डिवाइडेड बाई mb 1 माइनस e की पावर माइनस bt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आपका जो वेलोसिटी आ रहा है फंक्शन ऑफ टाइम t, वो आ रहा है F0 डिवाइडेड बाई mb 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर bt। जैसे जैसे आप जो है, अच्छा हाँ, अब आपसे बोला है कि कौन सा फोटो जो है वो सही है। पहले आप t इज इक्वल टू 0 पे बताइए। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ डालेंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि रफ्तार 0 होनी चाहिए, यानी कि कर्व आपका 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और तमाम यानी कि चारों ऑप्शन में कर्व 0 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए जैसे जैसे आप t बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 अपॉन ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो 1 अपॉन वो वाली वैल्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि 1 माइनस ये वाला वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब आप t को इंफिनिटी डालिएगा तो ये आइटम इंफिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। ये इंफिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा लल्ला? 0। अगर ये t को इंफिनिटी डालिएगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा पूरा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो ये वैल्यू कहां गई? ये वैल्यू गई आपके F0 डिवाइडेड बाई mb की तरफ, F0 डिवाइडेड बाई mb की तरफ। तो ऐसा कोई कर्व बनाइए जिसमें कि t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या हो? 0 हो, और t जैसे जैसे इंफिनिटी आ रहा है कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज हो रही है, और कहां जा रही है? F0 डिवाइडेड बाई mb है। तो हमको तो एक ही कर्व ऐसा दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला कर्व है? वो आपका ऑप्शन 3 में जो कर्व दिया गया है वो ऐसा ही कर्व को
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। तो इसके साथ ही मतलब जो है आज के होमवर्क का ये जो खेला है वो खत्म हो रहा है। आप ऐसे ही होमवर्क वगैरह सॉल्व करते रहें और अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।